वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले सेशन में हमने यह दंतुरित मुस्कान इस कविता को विस्तार से पढ़ा और सेशन नंबर 4 में हमने फसल इस कविता को पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब फसल इस काव्यांश कविता के दूसरे काव्यांश को हम सेशन नंबर 5 में विस्तार से पढ़ते हैं। कवि आगे कहते हैं, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वह भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब देखिए, फसल की निर्मित में कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। मानव का तो योगदान होता है, लेकिन प्रकृति का भी योगदान होता है। तो फसल की निर्मित के लिए मानव, मनुष्य और प्रकृति दोनों के मदद की, दोनों की सहायता की, दोनों के सहयोग की जरूरत होती है। अब फसल की निर्मित के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है, फिर मिट्टी की आवश्यकता होती है, फिर सूरज के किरणों की आवश्यकता होती है, तथा एक नया बात बता रहे हवा की भी आवश्यकता होती है। अब देख, कवि कहते कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं है। अब इसके पहले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि किसी एक नदी का, दो नदी का पानी की आवश्यकता होती है। दो नदियों के या एक नदियों के पानी से फसल की निर्मित होती है, नहीं, बल्कि अनेक नदियों के पानी के योगदान से ही फसल की निर्मित होती है। अब नदियों का पानी किस प्रकार से बरसात के रूप में आता है वह हमने देखा। फिर बरसात के अलावा भी जब अन्य ऋतु में हमें फसल की निर्मित करना होता है, तो नदियों के पानी के द्वारा ही हम फसल की निर्मित करते हैं। उसके लिए देखो, बड़े बड़े बहुत सारे शहरों में जहाँ पर पानी कम आता है बरसात के दिनों में, तो तालाब का पानी या अन्य माध्यम से नदी का पानी संग्रहित किया जाता है और उसके द्वारा फसल की निर्मित की जाती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू है वह। फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। महिमा अर्थात गरिमा। अब हमने देखा कि हाथों के स्पर्श की महिमा मतलब फसल की निर्मित के लिए केवल एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हाथों के स्पर्श से, अर्थात जो किसान होते हैं, किसान के घर के जितने परिवार के सदस्य होते हो वह, या फिर अन्य जो मजदूर काम करते हैं खेतों में, उन सारे लोगों के मेहनत के वजह से ही, उनके महिमा के जब वो खेतों में काम करते हैं, उससे ही फसल की निर्मित होती है। अब देखो, हमने देखा कि हमें पता है कि फसल लगाने से पहले मिट्टी का सब काम किया जाता है बरसात के पहले दिनों में। तो उसके लिए बहुत सारे मजदूर लगते हैं। एक किसान के परिवार वाला केवल काम करता है खेतों में नहीं। अब जब देखो अनाज बड़े हो जाते हैं, फसल बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है फसल काटने के लिए। उससे फिर जो फसल में जो ज्वार के जो धान आते हैं उसको निकालने के लिए, फिर उसके धान को अलग करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं खेतों में काम करने के, मेहनत करने के। उसके लिए केवल एक किसान या उसका पूरा परिवार ही उसके लिए नहीं लगता, बल्कि गांव में रहने वाले जितने भी अन्य लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, तो किसान और मजदूरों के मेहनत का ही फल होता है फसल। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। अब मिट्टी का भी तो हमें पता चल गया है। इसके पहले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मिट्टी का योगदान होता है। कि मिट्टी अगर उपजाऊ होती है तो तभी फसल का उत्पादन ज्यादा हो सकता है। अब मिट्टी में भी स्वाभाविक गुणधर्म होते हैं, मिट्टी में भी तो पोषक तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, और वही पोषक तत्व फसलों में आता है। और वही पोषक तत्व जब अनाज के रूप में फसल में आता है तो वह मनुष्य खाकर तंदुरुस्त होता है। अब देखो, मिट्टी के गुणधर्म को
अब मिट्टी के भी तो अलग अलग प्रकार होते हैं, ये सब हम पता है कि भूरी रंग की मिट्टी होती है, काली रंग की मिट्टी होती है, संदली जो मिट्टी का ही प्रकार है। तो ऐसे तरह तरह के रंग के, चाहे वह भूरी रंग की मिट्टी हो, काली रंग की मिट्टी हो, संदली रंग की मिट्टी हो, वह अपना स्वाभाविक गुणधर्म, अपने स्वाभाविक पोषक तत्व मिट्टी के द्वारा किसमें आते हैं, पौधों में निर्मित होते हैं। अब हमने पता है कि पौधे क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व है वह अपने अंदर खींच लेते हैं। अब पौधों की निर्मित कैसे होती है हमने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार अलग अलग हमने देखा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के धान्य की निर्मित होती है। कहीं पर फलों की निर्मित ज्यादा होती है, कहीं पर फूलों की निर्मित ज्यादा होती है, कहीं पर विशेष प्रकार के अनाज लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी का जिस प्रकार से प्रकार होता है उसी के अनुसार, वहाँ की मिट्टी का जिस प्रकार से गुणधर्म होता है वहाँ के अनुसार वहाँ के फसल की निर्मित होती है। तो इस प्रकार फसल क्या करते हैं, जब जिस मिट्टी में उनको बोया जाता है उस मिट्टी से वो फसल, वो पेड़, वो पौधे अपने अंदर आवश्यक तत्व, पोषक तत्व संचार ग्रहण कर लेती है। आगे कवि कहते हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का। अब देखो, अब तक हमने नदियों का किस प्रकार से योगदान होता है, मिट्टी का किस प्रकार से योगदान होता है वह देखा। अब कवि कहते हैं कि सूरज की किरणों का। अब सूरज की किरणों का क्या होता है, रूपांतरण अर्थात परिवर्तन। अब हमें देखते हैं कि पेड़ जो होते हैं वह स्वयं पोषी होते हैं, पौधे जो होते हैं वह स्वयं पोषी होते हैं, लेकिन सूरज के किरणों के द्वारा जो आवश्यक तत्व होते हैं वह रूपांतरित कर लेते हैं पेड़। हमने देखा है, साइंस में हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधे जो फसल होते हैं वह क्या करते हैं, सूरज के द्वारा आवश्यक तत्व अपने अंदर खींच लेते हैं और इस प्रकार सूरज के किरण पौधों के बढ़ाने में, उसके ग्रोथ में, उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इसी महत्वपूर्ण योगदान के वजह से फसलों का रूपांतरण बढ़ता जाता है और सूरज की किरणों का रूपांतरण वह शोषित कर लेते हैं, अपने अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार एक धष्ट पुष्ट या बोलते हैं ना हम हरे भरे या ग्रोथ, विकसित, पूरे रूप में विकसित जो पौधा हम देखते हैं या फसल देखते हैं उसमें सूरज का भी योगदान होता है। आगे कवि कहते हैं कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा, अब देखिए, अब तक हमने पानी का, मिट्टी का, फिर सूरज के योगदान से फसल की निर्मित होती है, हमने देखा। अब कवि कहते हैं कि हवा का भी तो योगदान होता है फसल की निर्मित में, कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब थिरकन का अर्थ क्या होता है, नृत्य। संकोच मतलब देखो सिमटा हुआ। अब हम देखते हैं कि हवा यहाँ से वहाँ जिस प्रकार से घूमते रहते हैं उसी तरह पेड़ पौधे फसल जब आते हैं तो भी हवा की तरह, हवा के झोंके की तरह यहाँ से वहाँ पौधे हिलते डुलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वह महसूस होता है कि फसल जो है या पौधे जो है वह हवा के इशारे पर नृत्य करते हैं। हमने देखे होंगे ना कि जब फसल बड़े हो जाते हैं तो हवा के अनुसार या हवा घूमते रहते हैं और उनमें एक विशिष्ट प्रकार का नाद भी आता रहता है, आवाज आता रहता है। उसमें जो पके धान होते हैं उनका घुंघरू की तरह आवाज भी आता रहता है। तो इसी प्रकार हवा भी फसल के निर्मित में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। तो यहाँ से हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि फसल की निर्मित में केवल मनुष्य की मेहनत ही नहीं बल्कि यह प्राकृतिक जो चीजें हैं, पानी, मिट्टी, सूरज, हवा, इनका भी योगदान होता है। तो इस प्रकार फसल क्या है, फसल की निर्मित किस प्रकार होती है, फसल की निर्मित के लिए मनुष्य और प्राकृतिक इन दोनों का सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार फसल, इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ: संदली एक प्रकार की मिट्टी है। रूपांतर बदला हुआ रूप। संकोच झिझक। थिरकन नृत्य। भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों का। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक संयोग होता है। इसी से सृजन संभव होता है। इसलिए कवि कहता है कि फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह तो नदियों के द्वारा दिए गए पानी का जादू है जिससे फसल की सिंचाई हुई थी। वह तो लाखों करोड़ों मनुष्य द्वारा की गई
परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया गया था। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी समान संयोग है। इस प्रकार इन सबसे संयोग से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। अब कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? अब देखते हैं पूरे जो काव्यांश हमने पढ़ा है, इसके पहले सेशन में भी फसल इस काव्यांश का पहला स्टांजा और 5वें सेशन में भी हमने फसल इस काव्यांश को दूसरा स्टांजा को पढ़ा। तो इस प्रकार इस पूरे काव्यांश से संबंधित प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या होता है। उत्तर देखते हैं। कवि के अनुसार फसल का स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि वह नदियों के पानी का जादू है जिससे फसल की सिंचाई होती है। दूसरा, लाखों करोड़ों मनुष्य द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। तीसरा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया गया था। चौथा है, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को अपनी रोशनी दी। या पांचवा है, हवा की लहरों का संयोग है। तो इस प्रकार फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने से ही उपजता है। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, लेकिन आप पॉइंट वाइज न लिखने के बजाय परिच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं। आपके किताब के नीचे ही ये प्रश्न दिए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। उत्तर देखते हैं। कवि का कहना है कि फसल केवल बीज, खाद, पानी, सूर्य, हवा के संयोग से ही पैदा नहीं होती, अपितु फसल के उपजने में मानव के श्रम, किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लगन के कारण ही यह संभव हो पाता है। उत्तर आगे कंटिन्यू है। किसान के परिवार के सभी सदस्यों का कठोर परिश्रम शामिल होता है। उनके कठोर परिश्रम के बिना फसल का फलना फूलना संभव नहीं है। इसलिए कवि ने हजारों लाखों व्यक्तियों के परिश्रम को हाथों के स्पर्श की गरिमा और हाथों के स्पर्श की महिमा कहकर उन्हें विशेष महत्व दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने फसल इस काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है और किस प्रकार से फसल की निर्मित में केवल मानव के मेहनत ही नहीं बल्कि प्रकृति के सहयोग का भी विशेष योगदान होता है, इसको हमने पढ़ा। और इस कविता के माध्यम से आज का जो आधुनिक युग है, जो उपभोक्तावादी संस्कृति के इस दौर में हमें कृषि प्रधान संस्कृति की ओर ध्यान आकर्षित करने में मदद इस कविता के द्वारा हमें कवि ने की है। तो इस प्रकार यह कविता यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।